नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी समकालीन भारत कक्षा 9 भाग 1 का पाठ नंबर 2, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप पर हम 3 भागों में चर्चा कर चुके हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ कक्षा 9 वालों के लिए भी बेहतरीन समझ बनाने के लिए वो चर्चाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। और साथ ही साथ हम, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पाठ में चर्चा के साथ साथ उसके अभ्यास प्रश्नों पर भी चर्चा करते हैं। आज आइए चर्चा शुरू करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप कक्षा 9 का पाठ 2 है यह। इसके अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। हाँ, इससे पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किसी न किसी एक पाठ पर चर्चा की जाती है। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में से किसी एक पाठ पर चर्चा की जाती है और साथ ही उसके अभ्यास प्रश्नों पर भी चर्चा की जाती है। आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ करके इन चर्चाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। यह चर्चाएं आप लोगों के लिए बेहतरीन होंगी, यह मेरा मानना है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है कि सही विकल्प के सामने सही का उत्तर लगाना है, मतलब सही का निशान लगाना है। पहले प्रश्न का जो पहला भाग है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? इसके लिए ऑप्शन है तट, प्रायद्वीप, द्वीप और इनमें से कोई नहीं। जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है, समुद्र से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। जबकि जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, छोटा स्थलखंड, उसे द्वीप कहते हैं। जबकि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ बड़ा स्थलखंड को महाद्वीप कहते हैं। जबकि छोटा स्थलखंड जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है, उसे अंतर्द्वीप कहते हैं। यहाँ पर सही आंसर था आपका प्रायद्वीप। 3 ओर से समुद्र से घिरे हुए क्षेत्र को प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रश्न नंबर 1 का दूसरा है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम। भारत के जो पूर्व में जो म्यांमार के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं, उस पर्वतों का संयुक्त नाम बताना है आप लोगों को। हिमालय, पूर्वांचल, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। हिमाचल आप देखते हैं एक प्रदेश है, जबकि उत्तराखंड भी प्रदेश है। और इसका जो सही आंसर है पूर्वांचल। पूर्व में जो पहाड़ियां हैं उनको पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जो म्यांमार के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कहलाती है। गोवा से या नहीं, जो पश्चिम में है, गोवा के पश्चिम में है, उस तट को क्या कहते हैं? आप लोगों ने पाठ में चर्चा के दौरान देखा था कि यहाँ पर गुजरात के तट पर गुजरात तट कहलाता है और मुंबई से गोवा के बीच के तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। जबकि इसके ठीक नीचे कर्नाटक और गोवा के बीच को कन्नड़ तट कहा जाता है। जबकि इसके भी ठीक नीचे आप लोग देखेंगे तो मालाबार तट केरल के तट पर होता है या कहा जाता है उसे। यहाँ पर जो सही उत्तर था इसका कोंकण तट। गोवा के दक्षिण में जो पश्चिम तटीय पट्टी है, उसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुड्डी। अनाईमुड्डी देखा था आप लोगों ने, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी, यह नेपाल की एक पर्वत है या पर्वत चोटी है। खासी जयंतिया, ये मेघालय की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। जबकि पूर्वी घाट की अगर सर्वोच्च चोटी को देखें तो यह कंचनजंगा है, जो सिक्किम राज्य में अवस्थित है। इसके विषय में हम चर्चा पाठ के दौरान काफ़ी विस्तृत तौर पर कर चुके हैं। आइए अगला प्रश्न नंबर 2 हम देखें कि पहला प्रश्न इसमें दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 में भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं? भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं, इसके विषय में हम जानें। भूगर्भीय प्लेटें पृथ्वी की ठोस परत के नीचे मौजूद पारस्परिक धाराएं हैं। इसकी प्रकृति या स्थलखंड का कोई बड़े भाग में बांटती है। इन भागों को टेक्टोनिक या स्थलमंडल प्लेट कहा जाता है।
इसके बाद दूसरा प्रश्न था, प्रश्न नंबर 2 के दूसरा प्रश्न था कि आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे। आज के कौन से महाद्वीप जो हैं पहले गोंडवाना लैंड के भाग थे। हमने पाठ में चर्चा के दौरान यहाँ पर कक्षा 9 में तो दिया नहीं है, जबकि पहले अगर हम देखें तो पृथ्वी एक ही थी जिसे पैंथालासा कहा जाता था और उसके चारों ओर पैंजिया कहा जाता था, उसके चारों ओर पैंथालासा सागर था। यह 2 खंडों में टूटा, उसके बाद यह टूट करके कुछ हिस्सा उसके बाद भी यह टूटा और टूट करके यह कई हिस्सों में बटा। इसी से यह प्रश्न बना है कि आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे। आप देख सकते हैं कि जो वर्तमान भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, अमेरिका है, ये सारे भूखंड दक्षिणी गोलार्ध में स्थित थे पहले, और ये गोंडवाना लैंड की क्या थे, भाग थे। भाबर क्या है, अगला प्रश्न। हमने देखा था कि भाबर वह तंग पट्टी है, मतलब सकरी पट्टी है, जिसका निर्माण मोटे कंकर पत्थरों के जमा होने से हुआ है, जो शिवालिक की ढलान के समानांतर सिंधु से तीस्ता नदी के बीच पाई जाती हैं। इन पट्टी का निर्माण पहाड़ियों के नीचे उतरते समय विभिन्न नदियों द्वारा किया जाता है। ये नदियाँ भाबर पट्टी में आकर विलुप्त हो जाती हैं, जो प्रायः फिर से कहाँ प्रवाहित होती हैं, तराई में आकर के प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण क्रम में लिखिए। काफ़ी अच्छे ढंग से हमने देखा था कि हिमालय पर्वत क्या है, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है और एवं मजबूत बाधाओं का प्रतिनिधित्व करती है। एक तरीके से यह हमारे देश की सीमा की रक्षा करता है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी मुख्य 3 अगर श्रृंखलाएं हम देखें तो 3 हिमालयों को जो नाम दिया गया है, सबसे ऊपर महान या आंतरिक हिमालय अथवा हिमाद्री है, उसके ठीक दक्षिण में हिमांचल या निम्न हिमालय है, जिसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं, और उसके ठीक नीचे या नहीं सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणियाँ पाई जाती हैं। यही चर्चा यहाँ पर की गई थी। महान या आंतरिक हिमालय सबसे उत्तरी भाग, जिसे महान या आंतरिक हिमालय अथवा हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमांचल या निम्न हिमालय हिमाद्री के ठीक दक्षिण में स्थित श्रृंखला हिमांचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। यह श्रृंखला का निर्माण करती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, जैसे धौलाधर, महाभारत, ये श्रृंखलाएं मध्य हिमालय की श्रेणियां हैं या श्रृंखलाएं हैं। उसके बाद शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं, शिवालिक कहा जाता है। यह गिरिपाद श्रृंखला तथा हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 था यहाँ पर, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। पाठ के चर्चा के दौरान हमने देखा था कि सतपुड़ा एवं अरावली एवं विंध्याचल के बीच में हमने देखा था कि मालवा का पठार एवं मालवा का पठार ही आएगा यहाँ पर, जबकि यह लक्षद्वीप समूह काफ़ी नीचे है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मालवा का पठार है। जबकि प्रश्न नंबर 6 के लिए यह उत्तर दिया गया है, लक्षद्वीप समूह भारत के उन द्वीपों का नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति से बने हैं। लक्षद्वीप समूह हमने पाठ में चर्चा के दौरान देखा था कि प्रवाल भित्तियों से बने हैं, जबकि हमने देखा था अंडमान निकोबार कांप द्वीपों से, और जो महाराष्ट्र एवं गुजरात के तट पर बने हैं वह पथरीले द्वीपों से बने हैं, जबकि जो बंगाल की खाड़ी के आसपास द्वीप बने हैं वह पर्वतीय द्वीप हैं। आइए आगे चर्चा शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 3, अंतर स्पष्ट करना है। अपसारी तथा अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें क्या होती हैं। अपसारी तथा अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें आप देख सकते हैं, एक साइड अपसारी भूगर्भीय प्लेटें, दूसरी साइड अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें। वे प्लेट जो एक दूसरे की ओर आती हैं तथा अपसारी
परिसीमा का निर्माण करती हैं उसे अपसारी भूगर्भीय प्लेट कहा जाता है। अपसारी भूगर्भीय प्लेटें या नहीं एक दूसरे की ओर आती हैं, या नहीं एक प्लेट यहाँ पर होता है, एक प्लेट यहाँ पर होता है, ये आती रहती हैं एक दूसरे के पास और आकर के ऐसे टकराती हैं, वह क्या कहलाती हैं? अपसारी भूगर्भीय प्लेट कहलाती हैं। जबकि अभिसारी प्लेटों को देखें, वह प्लेट जो एक दूसरे से दूर जाती हैं तथा अपसारी परिसीमा का निर्माण करते हैं, उन्हें अभिसारी भूगर्भीय प्लेट कहा जाता है। ये प्लेटें कुछ इस तरीके से होती हैं और ये बाद में एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, मतलब दोनों के बीच से जो स्थान होता है या नहीं जो स्थान होता है वह उसे छोड़ देता है और वह एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। उसके बाद बांगर एवं खादर पाठ के दौरान हमने देखा था बांगर को वहाँ पर भांगर भी लिखा हुआ था। तो भांगर और खादर के विषय में हम चर्चा करेंगे। बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ मृदा है, और जबकि खादर क्या है? नई जलोढ़ मृदा है। इसके साथ साथ यह मृदा जो बांगर है नदी बेसिन से दूर पाई जाती है, मतलब प्राचीन काल में यहाँ पर नदियों के द्वारा यह आया होगा। यह मिट्टी, पत्थर, कंकड़ जो भी इससे निर्माण हुआ है वह नदियों से दूर पाई जाती है बांगर भूमि। जबकि यह मृदा नदी के बेसिन के पास पाई जाती है, या नहीं प्रतिवर्ष खादर भूमि या नहीं जलोढ़ भूमि का निर्माण होता है। जबकि बांगर में देखें यह भूमि कम उपजाऊ होती है तथा खेती के लिए आदर्श नहीं है। जबकि हम खादर में देखें तो यह बहुत ही उर्वरक या नहीं उर्वर होती है और कृषि के लिए आदर्श मानी जाती है। उसके बाद हमने जो तीसरा अंतर देखना था, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के विषय में अंतर देखना था। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के विषय में हम अंतर यहाँ पर देखें तो पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी भुजा का निर्माण करती है। आप लोग ऐसे देखेंगे तो इस साइड क्या है? पूर्वी घाट है, इस साइड पश्चिमी घाट है। पूर्व को पूर्वी घाट, पश्चिम को पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट क्या करती है? पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भुजा का निर्माण करती है, जबकि पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट की भुजा का निर्माण करता है। जबकि जो पूर्वी घाट है इस घाट की ढलानों पर वर्षा कम होती है, जबकि जो पश्चिमी घाट के ढलान है वहाँ पर वर्षा क्या होती है? पूर्वी घाट की अपेक्षा वर्षा कम होती है। पूर्वी घाट पर हमने देखा था ढलानों पर वर्षा कम होती है, लेकिन यहाँ और भी कम होती है पश्चिमी घाट में। जबकि पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के समानांतर है, पश्चिमी घाट मालाबार के तट के समानांतर है। मतलब मालाबार तट आप लोगों ने देखा था उधर तमिलनाडु के, और जबकि पूर्वी घाट में हमने पूर्वी घाट में हमने देखा था कोरोमंडल तट तमिलनाडु की ओर, जबकि मालाबार तट केरल के समीप है। जबकि आगे हम चर्चा करें, पूर्वी घाट सतत नहीं है, यह अनियमित है, या नहीं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसको काट दिया है। मतलब यह एक ही नहीं है, बीच बीच में क्या है? पूर्वी घाट कटा हुआ है। जबकि पश्चिमी घाट क्या है? पूरा एक है, केवल इसमें से कुछ ही दर्रे हैं जिनको दर्रे पार करके जाना होता है। अगर पूर्वी घाट की बात करें, ये बंगाल की खाड़ी के समानांतर स्थित है। पश्चिमी घाट की अगर बात करें तो ये अरब सागर के समानांतर स्थित है। जबकि पूर्वी घाट के विषय में हम देखें, इसकी सबसे अधिक ऊंची पहाड़ियों में महेंद्रगिरी व जवादी शामिल है। जबकि पश्चिमी घाट की सबसे अधिक चोटियों में मलाई की जो चोटियां हैं अन्नाई मुडी व दोदा बेट्टा है। हमने पाठ में चर्चा की थी कि अनाई मुड्डी 2695 और जो दोदा बेटा है नीलगिरी में यह 2637 मीटर ऊंची है। अनाई मुड्डी अन्नामलाई की पहाड़ियों में है, जबकि दोदा बेटा नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। आइए प्रश्न नंबर 4 पर चर्चा करें। बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? दक्षिणी गोलार्ध के विशाल महाद्वीप का काल्पनिक नाम क्या था? गोंडवाना।
भूमि था। ऐसा माना जाता है कि लाखों वर्ष पहले भारत की एक बड़े महाद्वीप गोंडवाना भूमि का भाग था। भारत जो था गोंडवाना लैंड का ही भाग था प्राचीन काल में, और सबसे प्राचीन भूखंड प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। वर्तमान ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, इसी भूखंड में शामिल थे। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था। संवहनी धाराओं के कारण भूपटपट्टी के कई टुकड़े हो गए, जिससे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग होकर उत्तर की ओर सरक गई। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार भूपट्टी पहले एक विशालकाय महाद्वीप था जिसे पैंजिया कहा जाता था, जो हमने पहले अभी चर्चा की थी। और उत्तरी भाग अंगारा भूमि थी, दक्षिणी का भाग गोंडवाना था। जब पहले एक ही भाग था तो वो पैंजिया था, और जिसके चारों ओर पैंथालासा समुद्र था। बाद में यह टूट करके दो भागों में विभाजित हुआ। इसका उत्तरी भाग तब आपका अंगारा लैंड कहलाया, जबकि दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। गोंडवाना लैंड का कुछ हिस्सा टूट करके उत्तरी भाग में एशिया के नीचे से आ टकराया, जिससे क्या हुआ कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। भूपटपट्टी के नीचे पिघले हुए पदार्थ ने भूपटपट्टी या लिथोस्फीयर को कई बड़े टुकड़ों में बांट दिया, जिन्हें लिथोस्फेरिक या टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है, जो अवसादी चट्टान टक्कर के कारण बलित होकर इकट्ठे हो गए। उन्हें टेथिस के नाम से जाना जाता है। गोंडवाना भूमि अलग होने के बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर में यूरेशियन प्लेट की ओर खिसक गई। यह दोनों प्लेटें टकराई, और टकराने के कारण क्या हुआ कि टेथिस के अवसादी चट्टानें बलित होकर इसके चट्टानें क्या हुई, टकराई, और जो अवसादी चट्टानें बलित होकर क्या हुई, पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं तथा हिमालय के रूप में उभर आई। इस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ। भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में अंतर क्या है? जैसे कि भारत के भूआकृतिक विभाग को हमने 6 भागों में बांटा था। हिमालय पर्वत, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। जबकि अगर हम हिमालय एवं प्रायद्वीपीय पठार में अंतर देखें तो इसमें क्या क्या अंतर हैं, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं हिमालयी क्षेत्र, और दूसरी ओर आप देख सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार। हिमालयी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अगर हिमालयी क्षेत्र की बात करें तो हिमालयी क्षेत्र विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत गहरी घाटियों से मिलकर बना है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार चौड़ी एवं छिछली घाटियां तथा गोलाकार पहाड़ियों से मिलकर बना है। हिमालयी क्षेत्र की बात करें, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट व यूरेशियन प्लेट से टक्कर के कारण बना है। गोंडवाना भूमि के टूटने एवं खिसकने के कारण बना है प्रायद्वीपीय पठार। जबकि हिमालय के बारे में अगर हम तीसरा पॉइंट कहें हैं तो यह तलछटी चट्टानों से बना है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से बना है। हिमालयी क्षेत्र भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह अस्थिर क्षेत्र में आता है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार हमने पाठ में चर्चा के दौरान देखा था कि यह स्थिर क्षेत्र में आता है। जबकि हाल में ही भूकंपों के कारण यह मानना भी क्या हो गया है, थोड़ा विवादास्पद हो गया है, क्योंकि यह भी अस्थिर भूमि महसूस होने लगा है। हिमालय के बारे में अगला तथ्य हम देखें, यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचे पर्वत है। यहाँ पर विश्व की जो सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ हैं वो पाई जाती हैं, जबकि हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कहें, यह मध्य उच्च भूमि नीची पहाड़ियों से बना है और इसमें कोई भी चोटी विश्वविख्यात ऊंचाई की नहीं है। जबकि हिमालय के विषय में हम देखें आगे तो हिमालय से बहुत सी प्रसिद्ध नदियाँ निकलती हैं, जैसे सिंधु हैं, गंगा हैं, ब्रह्मपुत्र हैं। जबकि प्रायद्वीपीय पठार से नर्मदा, ताप्ती जैसी कुछ नदियाँ
प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। हिमालय से देखें तो हिमालयी क्षेत्र में शिमला है, मंसूरी है, दार्जिलिंग है, नैनीताल है आदि पहाड़ी स्थल हिमालय में पाए जाते हैं। यहाँ पर कोई भी विख्यात पहाड़ी नहीं है प्रायद्वीपीय पठार में। जबकि हम हिमालय में देखें तो इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और इस पठार की ऊंचाई प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक की है औसतन। जबकि हम हिमालय के विषय में देखें तो ये नवीन बलित पर्वत है, जबकि हम प्रायद्वीपीय पठार देखें तो ये प्राचीन काल से ही अपरदन के चरण में है। आगे हम हिमालय के विषय में देखें, ये बहुत से महाखड्ग एवं यू आकार की घाटियों का निर्माण घाटियों से बने हैं। हिमालय जो है बहुत से खड्ग एवं यू आकार की घाटियों से बना है, जबकि पठार को कई नदियां द्वारा बुरी तरह काट दिया गया है। कई नदियों द्वारा पठार को क्या है, कई नदियों द्वारा काट दिया गया है। हिमालय के विषय में देखें, इसमें बहुत कम खनिज पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में खनिजों के भंडार हैं। अगर हिमालय में देखें तो 12 नदियों का उद्गम हिमालय से होता है, मतलब जो साल भर पानी देते हैं उन नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। इन पठारों से निकलने वाली नदियां बरसाती हैं। प्रायद्वीपीय पठार से जो अधिकांश नदियां निकलती हैं वह बरसात में ही ज़्यादातर पानी लाती हैं या पानी प्रवाह करती हैं। अगला प्रश्न देखें, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। आप लोगों ने पाठ के चर्चा के दौरान देखा था कि यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। लाखों वर्ष में हिमालय के गिरिपादों पर एक विशाल बेसिन में जलोढ़ के निक्षेप से इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। यह मैदान 7 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। 2400 किलोमीटर तो यह लंबा है, जबकि 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह समुद्र के आवरण, भरपूर पानी की आपूर्ति एवं अनुकूल जलवायु उत्तरी मैदान को कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उपजाऊ भाग बना देता है। इसी कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व भारत के सभी भौगोलिक विभाजन की अपेक्षा ज़्यादा है। उत्तरी मैदान पश्चिमी भाग को पंजाब कहते हैं। उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है पंजाब कहलाता है। गंगा का मैदान घग्गर एवं तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। यह उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों जैसे हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, कुछ भाग एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व में भी यह फैला हुआ है। आइए आगे चर्चा शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 7 हम यहाँ पर देखें कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी हैं। भारतीय मरुस्थल है, मध्य उच्च भूमि है, साथ ही साथ भारत के द्वीप समूह हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में। भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यह अरावली पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे की ओर स्थित है। यह बालू के टिब्बों से भरा हुआ रेतीला मैदान है। यहाँ वर्ष भर 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। यह पूरे राजस्थान में फैला हुआ है। इसकी जलवायु क्या है, शुष्क है। यहाँ की वनस्पतियाँ क्या है, यहाँ पर वनस्पति क्या है, बहुत कम मात्रा में मिलती हैं या उगती हैं। वर्षा ऋतु में कुछ समय तक यहाँ पर नदियाँ नज़र आती है, मतलब सरिताएँ नज़र आती हैं, जो वर्षा रुकने के साथ ही क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। हमने पाठ में चर्चा के दौरान देखा था कि लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। अर्धचंद्राकार रेत के टिब्बे जिन्हें बरकान कहा जाता है, भारतीय मरुस्थल की प्रमुख विशेषताएं हैं। ऊंट मरुस्थल का सबसे महत्वपूर्ण जानवर है। कक्षा 3-4 में हम पढ़ते थे, इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। उसके बाद हमें चर्चा करनी थी मध्य उच्च भूमि के विषय में। मध्य उच्च भूमि के विषय में हम देखें, प्रायद्वीपीय क्षेत्र का वह भाग जो नर्मदा नदी के उत्तर में पड़ता है, मालवा पठार के एक बड़े हिस्से में फैला है। मध्य उच्च भूमि क्या है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र का वह भाग जो नर्मदा नदी के उत्तर में पड़ता है और मालवा के पठार के एक बड़े हिस्से पर फैला हुआ है।
जैसे उसे मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। मध्य उच्च भूमि नर्मदा के उत्तर में मालवा के पठार के एक बड़े हिस्से में फैला है। यह दक्षिण के विंध्य श्रेणी और उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों से घिरा है। आगे जाकर यह पश्चिम में भारतीय मरुस्थल में मिल जाता है, जबकि पूर्व दिशा में इसका विस्तार छोटा नागपुर के पठार द्वारा प्रकट होता है। इस क्षेत्र की नदियाँ दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। जो मध्य उच्च भूमि से नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा एवं ताप्ती, यह पश्चिम की ओर क्या होती हैं, बहती हैं, दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हैं एवं यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर भी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस क्षेत्र में पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर पठार कहा जाता है, जबकि जो छोटा नागपुर पठार है यह आग्नेय चट्टान से बना है। प्रश्न पूछा जा सकता है, छोटा नागपुर चट्टान किससे बना है? आग्नेय चट्टान से बना है। आग्नेय चट्टानों में खनिज भरपूर मात्रा में होता है, इसीलिए इस पठार को खनिज का भंडार कहा जाता है। उसके बाद जो भारतीय द्वीप समूह थे उसके विषय में चर्चा करेंगे। लक्षद्वीप मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर के केरल के मालाबार तट के पास स्थित है, जिसे हम चर्चा कर चुके हैं। इसको लक्षद्वीप, मिनिकॉय या एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता है। 1973 में इसका नाम क्या रखा गया? लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कौरावती है, जबकि यह द्वीप सबसे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। इन द्वीप समूह पर पौधे एवं जीव की बहुत प्रजातियां पाए जाते हैं। यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य भी हमने देखा था, बनाया गया है। आगे हम चर्चा करें प्रश्न नंबर 8 पर, जहाँ पर हमें मानचित्र में कुछ दर्शाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्वत शिखर केटू है, कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, अनाई मुड्डी है। साथ ही साथ पठार में शिलांग, छोटा नागपुर, मालवा, बुंदेलखंड, थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप समूह, गंगा यमुना का दोआब तथा कोरोमंडल तट। आइए हम देखते हैं, मानचित्र के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये हिमालयी क्षेत्र है। ये सबसे ऊपर हम देखें तो आप लोगों को काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र, बृहद हिमालय, उसके ठीक नीचे मध्य हिमालय या लघु हिमालय, सबसे नीचे शिवालिक श्रेणियाँ। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि यह पूर्वी घाट है, जबकि यह पश्चिमी घाट है। यहाँ पर अनाई मुड्डी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की पहाड़ियों में दोदा बेटा सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जबकि यहाँ पर अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है। दक्कन का पठार आप देख सकते हैं महादेव पहाड़ियों के नीचे से ताप्ती नदी के दक्षिण में स्थित है, जबकि आप देखेंगे कि सतपुड़ा जो है पर्वत श्रृंखला, यह नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है, इसलिए इसे ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। विंध्याचल पर्वत मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। जहां हम देख पा रहे हैं कि दक्कन का पठार किसके दक्षिण में स्थित है? महादेव पहाड़ी के नीचे है। ठीक उसके विपरीत विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में मालवा का पठार है। आप लोगों ने साथ साथ अभी देखा था छोटा नागपुर का पठार, सोन नदी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यमुना नदी, गंगा नदी, घाघरा नदी, ये सारी नदियाँ हैं। नदियों के विषय में इसके अगले भाग में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो हमें चर्चा करनी है वह अगला पाठ अपवाह तंत्र के विषय में ही हम चर्चा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ थी। केटू, गाडविन आस्टीन आपको यहाँ काराकोरम श्रेणी में मिलता है, जबकि यहाँ पर कंचनजंगा यहाँ पर सिक्किम राज्य में अवस्थित है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं भारतीय मरुस्थल अरावली के पश्चिम उत्तर में है, या नहीं राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र इसमें आता है।
उत्तरी सरकार तट यहाँ पर आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। और साथ ही साथ आप लोगों को चंबल नदी एवं यमुना, गंगा एवं अन्य नदियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, सिंधु, सतलज। आइए आगे चर्चा करते हैं। आप लोग देखें यहाँ पर हिमालय पर्वत को दिखाया गया है और साथ ही साथ इसकी कुछ प्रमुख श्रेणियाँ दिखाई दी हैं, जिसके बारे में हम शायद पाठ के चर्चा के दौरान आप लोग समझ चुके होंगे। और अभी चर्चा इस पर न की जाए, क्योंकि आप लोग पहले ही ये सब चीज़ें पाठ के चर्चा के दौरान शायद आप लोग निश्चित तौर पर समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न क्रियाकलाप के रूप में है। आप लोगों को इसमें से कुछ विशेष नामों को छांट करके बताना है, जो हम यहाँ पर आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर बनाए हुए हैं या नहीं दिखाए हुए हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इनसे कुछ विशेष स्थानों के नाम या कुछ जो भी नाम बनते हैं वो लिखना है। जैसे यहाँ पर छोटा नागपुर है, ये दिखाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अरावली लिखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो कोकर्ण तट के विषय में कहा गया है। कोकर्ण तट को लिखा गया है, कोकर्ण तट लिखा गया है। ऐसे ही इनसे अनेक नाम यहाँ पर बने हैं। आप लोग इस वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। जो भी नाम है, छोटा नागपुर है, कोकर्ण है, मालवा है, शिव किला है, बोमडिला है, सतपुरा है, अरावली है, जयंतिया है, नीलगिरी है, विंध्य है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जिसे पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। ये सब देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह चर्चा निश्चित तौर पर समझ आई होगी। आप लोग हमारे साथ बने रहें और जल्द ही आप लोगों के साथ फिर से किसी नए पाठ पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए एवं स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।